अच्छा, ठीक है रिड्यूस लेवल जो है दैट इज द डिफरेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, जिस तरह हम ये कह रहे हैं ना कि पॉइंट बी जो है दैट इज 2 feet above फ्रॉम पॉइंट ए, सो दिस टू इज द रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, now if we find out the vertical distance of this b point from mean sea level, जो हमारे पास पूरा एक कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, एक डेटम होता है, एक रेफरेंस होता है। सो इफ वी फाइंड आउट द elevation or the vertical distance or the height of point B with respect to mean sea level, that is called elevation of point B. And if we find out the height of point B from any another point, that will be called the reduced level of point B with respect to that point. ठीक है, that is the difference between reduced level and elevation. ओके, सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटम जो हम यूज करते हैं सर्वेइंग में या लेवलिंग में, जिसमें हम अर्थ सरफेस पे डिफरेंट पॉइंट्स की या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एलिवेशन फाइंड करते हैं, वो क्या है? वो मीन सी लेवल है। ठीक है, हमारा जो ये अरबियन सी है उसकी सपोज ये जो अर्थ सरफेस है ना, उसमें भी अंडोलेशंस होते हैं, लेकिन उसका एवरेज डेट इज टेकन इज अ 0। ठीक है, वो 0 feet एलिवेशन होगा उसका। फिर अर्थ सरफेस पे सपोज यहाँ पे पिशावर पे या कोई और जगह पे हमारे पास एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस इस मीन सी लेवल से कितना है, दैट विल बी कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, फिर आप किसी भी जगह पे अगर किसी पॉइंट की एलिवेशन फाइंड करते हैं तो सी हमारे पास इस पॉइंट का एलिवेशन नोन होता है, तो फिर इस पॉइंट से लेवलिंग के जरिए हम ये वन पॉइंट जो है इसका एलिवेशन फाइंड कर देते हैं। ठीक है, सो इसको ये जो फाइंड इट एलिवेशन पॉइंट होता है, इसको फिर हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क का एलिवेशन आपके पास नोन होगा and that will be determined by some agency from the mean sea level। फिर जहां पे आप प्रोजेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं और किसी पॉइंट की एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं, सो देट विल बी फाइंडेड आउट विद रेस्पेक्ट टू द बेंचमार्क। तो सी सपोज अगर बेंचमार्क जो है ये 1200 फीट एबाव है मीन सी लेवल से, और सपोज ये पॉइंट जो है ये 30 फीट एबाव है बेंचमार्क से, तो ये 30 फीट इसका रिड्यूस्ड लेवल होगा बिकॉज दैट इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू दिस बेंचमार्क। और इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा जी? इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा तलहा? जी तलहा, वही आर यू देयर? Yes, sir, I am there. इसका एलिवेशन क्या होगा? सर 1200 एलिवेशन जी मेन सी लेवल से होगा ना? हाँ ना, ये तो मैं कह रहा हूँ मेन ना। सी लेवल से होगा। तो कितना होगा? बेंचमार्क का एलिवेशन क्या है? 1200। सर दोबारा सर एक दफा पूछें, क्वेश्चन रिपीट करें सर।
कनेक्शन लॉस हुआ था यहाँ पे। तो जी तला आपने सोचा इसके ऊपर? सर 12:30 होगा ना? 12:30 होगा, ठीक है। अच्छा जी, so the elevation of a point is its vertical distance above or below a reference datum. ओके ये भी याद रखिए कि एलिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है ना। अगर इस तरह कोई जगह हो जो मीन से लेवल से नीचे हो तो उसका एलिवेशन क्या होगा, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। और अगर इस तरह जगह हो कि वो मीन से लेवल से अबाव हो तो फिर उसका एलिवेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। जो लेकिन माइंड में रखे निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह एरियाज हैं जो मीन से लेवल से नीचे है सपोज, ठीक है। एंड द लेवलिंग डील विद द डिस्टेंसेस इन द वर्टिकल प्लेन। Okay, so there is just the difference between leveling and surveying, ठीक है, elevation and reduced level. Now leveling हम क्यों करते हैं? That is one of the important method of surveying for many engineering works and construction projects. Mostly in all engineering works or in all construction project, leveling जो है ये use होता है, ठीक है। And see, leveling is required to determine the undulation. सपोज अगर आपके पास एक एरिया है और उसमें अंडुलेशंस हैं, ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं ना कि इस एरिया में कितना अंडुलेशन है, कौन सा जगह जो है वो अप है या कौन सा जगह जो है वो नीचे है। तो इन बीइंग एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर हमें किस तरह एरिया रिक्वायर्ड होता है क्रॉपिंग के लिए, लेवल्ड एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो सपोज अगर जो जिस जगह पे एरिया जो है वो अप है उसको आपने कट करना होगा, और जिस जगह पे वो सपोज उसमें डिप्रेशंस है तो उसको आपने फिल करना होगा। तो एवरेजली आपके पास वो एरिया जो है वो लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इन लेवलिंग जस्ट वी आर डिटरमाइनिंग द अंडुलेशन, द अप्स एंड डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस। आल्सो लेवलिंग इज नीडेड फॉर डिजाइन ऑफ हाईवेज, ठीक है। जब भी सपोज अगर आप रोड डिजाइन करते हैं या कोई कैनाल या वाटर कोर्स डिजाइन करते हैं तो नेचुरली अर्थ सरफेस तो प्रॉपरली और लेवल और स्लोपी नहीं होता, एज वी हैव डिस्कस्ड कि उसमें एंडुलेशंस होंगे ना। और सपोज अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट करते तो रोड तो एक कंटिन्यूअस और कांस्टेंट स्लोप पे होता है, ठीक है। तो हम लेवलिंग करते हैं कि कौन सा जगह जो है वो अप है और कौन सा जगह जो है वो डाउन है, ठीक है। सो अगेन उसके लिए बिकॉज द अप एंड डाउन इज एक्चुअली द वर्टिकल मेजरमेंट्स, सो फॉर दैट पर्पसेस द लेवलिंग्स आर यूज्ड, ठीक है। एंड लेवलिंग इज एसेंशियल फॉर द लेआउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, फॉर लोकेटिंग द एक्सकेवेशन लेवल। सपोज अगर किसी जगह पे आपने एक्सकेवेशन करनी है, कटिंग करनी है, मटेरियल एक्सकेवेट करना है, मोस्टली जो बेसमेंट के लिए यूज होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, मटेरियल को निकालना है और आपने बार बार उस जगह का लेवल चेक करना है कि जब वो अपने रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। एंड द ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, जिस तरह सपोज अगर जिस एरियाज में वाटर टेबल जो होते हैं वो अबाव द अर्थ सरफेस होते हैं उनको वाटर लॉग्ड एरिया कहते हैं। जिस तरह ये मर्दान साइड पे कुछ एरियाज हैं जिसमें जो वाटर लेवल होता है ना वो अर्थ सरफेस से ऊपर आ जाता है, तो वो एरिया जो होते हैं वो फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सुटेबल नहीं होते। तो क्या करना होता है कि उससे वो वाटर निकालने हैं तो उसके लिए आपने अगेन अंडरग्राउंड ड्रेनेज कंस्ट्रक्ट सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कि ये वाटर जो है बिलो द रूट जोन चले जाए, या पे इस तरह परपोरेटेड पाइप्स होते हैं जो वाटर को यहां से निकालते हैं। सो अगेन फॉर दैट पर्पस इसकी वाटर जो है प्रॉपरली पाइप में चले जाएं तो उस पाइप को डिजाइन करना, उसका लेइंग और उसका कंस्ट्रक्शन, अगेन लेवलिंग उसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एंड द लेवलिंग कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क। सी जिस तरह हमने डिस्कस की ना, सपोज अगर आपके पास इस तरह अंडुलेशंस हैं और आप यहाँ पे रोड डिजाइन करना चाहते हैं तो ये जो नीचे जगह है इसको फेल करना होगा और जो अप्स हैं
इनको कट करना होगा, तो कितना कटिंग रिक्वायर्ड है और कितना फिलिंग रिक्वायर्ड है, इसको अर्थ वर्क कहते हैं। ठीक है। सो अगर आपके पास ये आ जाए कि कितना हाइट इस कट का है, कितना हाइट इस कट का है, कितना डेप्थ हमने फिल करना है, सो फ्रॉम दिस देन यू कैन फाइंड आउट कि वॉल्यूम ऑफ कट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फिल कितना होगा, उसके लिए कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, उसकी कास्ट क्या होगी। ठीक है, दीज आर जस्ट द यूजेस ऑफ द लेवलिंग। So generally we can say that leveling is required in almost all engineering works. Okay, आपकी माइंड में जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आता है या इंजीनियरिंग वर्क आता है उसमें हम लेवलिंग यूज करते हैं। एंड लेवलिंग इज जस्ट टू फाइंड आउट द वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। तो लेवलिंग में जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं दैट इज द लेवल। ये मशीन उसमें यूज होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसको मशीन भी कहते हैं, लेवल मशीन, इसको लेवल भी कहते हैं सिंपल। इसको फिर उसकी डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो मॉडल की हिसाब से फिर आप उसको स्पेसिफिक नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर या बीइंग अ सर्वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट की टेक्निकल नेम्स का पता होना चाहिए। तो सी हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जनरली इसको हम लेवल कहते हैं। कोई भी टाइप हो उसको हम लेवल कहते हैं या लेवल मशीन कहते हैं। फिर स्पेसिफिकली अगर इस टाइप के हो जो हमारे लैब में अवेलेबल है और हमने डिस्कस भी किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल में, इसको ऑटो लेवल कहते हैं। ठीक है। सो दैट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट या मेन इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन द लेवलिंग। सिंपल इक्विपमेंट है, ऑपरेटिंग भी उसका सिंपल और इजी है, जस्ट 2-3 स्टेप्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें ऑपरेशन का ख्याल रखना है कि एरर जो है वो मिनिमाइज हो, मिनिमम हो। और उसके लिए जो इसके साथ जो सेकेंडरी इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज द लेवलिंग स्टॉप। ठीक है, इसको लेवलिंग स्टॉप कहते हैं। सो ये जस्ट 2 इक्विपमेंट यूज होते हैं, बाकी जो है ये ट्राइपॉड हो गया या सपोज अगर प्लम्बा कहीं भी यूज होता है तो ये फिर सेकेंडरी इक्विपमेंट है या सपोर्टिव इक्विपमेंट है। ठीक है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट ऑटो लेवल। तो हमारे पास जो ओल्ड टाइप्स हैं या ओल्ड मॉडल्स है उसमें एक डंपी लेवल है और एक टेल्टिंग लेवल है। ठीक है, लेकिन आजकल जो यूज होते हैं दैट इज दी ऑटो लेवल। इसको ऑटोमेटिक लेवल कहते हैं, इस वजह से इसको ऑटो लेवल कहते हैं। ठीक है, या इसको लेवल मशीन आप कह सकते हैं। So we will discuss this one and also we will use the auto level in our different practicals. Okay. So auto level imply a gravity referenced prism or mirror compensator to automatically orient the line of sight. ठीक है, एक्चुअली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें और कुछ नहीं लगा हुआ, इनसाइड इसमें प्रिज्म लगे होते हैं। ठीक है, इनसाइड इसमें एक मिरर लगा होता है। तो सपोज अगर यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं और इस पॉइंट पे आप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो यहां पे आप जो लेवलिंग स्टॉप है उसको आप रखेंगे और यहां से आपने साइट करना है। सो ऑटो लेवल आपको क्या करता है, जस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है और आपको यहाँ पे जो रीडिंग है वो शो कर देते हैं। सपोज अगर स्टॉप रॉड काफी डिस्टेंस पे है तो फिर वो जनरली वो रीडिंग आप नहीं देख सकते, तो यहाँ पे उसमें वो मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर्स, कनकेव मिरर्स, वो प्रिज्म्स टाइप लगे होते हैं जो जस्ट इन फिगर्स को मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि वो आपको स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड दी लाइन ऑफ कॉलिमेशन या दैट इज कॉल्ड दी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन आपको प्रोवाइड कर लें। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पे एक लेंस लगा होते हैं उसको आई पीस कहते हैं, और यहाँ पे एक लेंस लगा होता है उसको ऑब्जेक्टिव पीस कहते हैं। सो सी आपने पढ़ा है ना एफएससी फिजिक्स में कि सपोज यहाँ पे एक लेंस हो, यहाँ पे एक लेंस हो, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि इमेज बन जाता है।
यहाँ पे वो रेज आ जाते हैं ना, और यहाँ पे आपको वो फिगर बन जाते हैं, वो रियल फिगर होता है, वी कैन से दैट इरेक्ट होता है और मैग्निफाइड होता है। ठीक है, सो जस्ट लेंसेज लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर दी वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन पर्पसेस, साइटिंग पर्पसेस, और इसकी एडजस्टमेंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट जो है वो आ जाता है। ठीक है, सो जिसके जरिए, जिस तरह यहाँ पे है देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पे आपने रीडिंग ले ली जस्ट, और यहाँ पे आपने ये रीडिंग ले ली, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो आपके पास इन पॉइंट्स के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आ जाएगा, दैट इज लेवलिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज क्विकली लेवल्ड, मीन उसमें वो सर्कुलर बबल होता है ना, इसके जरिए अगर आप उसको प्रॉपरली लेवल कर दे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन दे देता है। ठीक है, when the bubble has been centered, the compensator takes over and maintain the horizontal line. Okay, ये दो फंक्शन होते हैं ऑटो लेवल के, जस्ट टू प्रोवाइड यू द हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन। ओके, and it make you able to read the reading which it some distance. Okay, auto levels are extremely popular in present survey operations. They are quick to set up, mean अगर आप थोड़ा सा उसके साथ फेमिलियर हो जाएं तो क्विकली आप उसको विद इन सेकेंड्स उसको लेवल कर लें और डायरेक्टली रीडिंग ले लें। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं है ऑपरेशन में, या कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं है, जस्ट सिटिंग है इंस्ट्रूमेंट की कि उसको प्रॉपरली आप लेवल कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लेवल होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लेना, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को लेवल करेंगे देन इट विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रॉपर लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन, प्रॉपर लाइन ऑफ साइट, तो फिर आप जो रीडिंग लेंगे उसमें एरर नहीं होगा। ठीक है, सो जस्ट सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एंड टेकिंग अप रीडिंग, कि आप रीडिंग को प्रॉपरली रीड कर लें लेवलिंग स्टॉप से। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। ऑटो लेवल के हेड पे इस तरह एक ब्लैक टाइप का चीज होता है, उसको टारगेट भी कहते हैं, इसको साइट कंपोनेंट भी कहते हैं, इसको कॉलीमेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए हम अप्रोक्सीमेटली साइट लेवलिंग स्टॉप को साइट करते हैं, और फिर इन स्क्रूज से, इनको हॉरिजॉन्टल ड्राइव स्क्रू कहते हैं या स्लो मोशन स्क्रू कहते हैं, इसके जरिए फिर हम एग्जैक्टली वो लेवलिंग स्टॉप को साइट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे एक स्क्रू होता है, इसको फोकसिंग स्क्रू कहते हैं, या इसको मैग्निफिकेशन स्क्रू भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज हर बंदे का जो आई साइट होता है वो डिफरेंट होता है ना, तो इससे फिर आपने वो क्लियरेंस करनी होती है कि ऑब्जेक्ट जो है, लेवलिंग स्टॉप जो है, वो आपको क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, ये पूरा ये जो है इसको टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, पूरा ये जो हेड पे है दैट इज दी टेलीस्कोप। फिर जो फेस जो है या जो लेंस जो है, जो लेवलिंग स्टॉप की तरफ होता है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जिसमें आप देखते हैं ना उसको आई पीस कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पे नीचे जो ये 3 स्क्रूज है, इनको लेवलिंग स्क्रूज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रेजुएटेड सर्कल है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। ठीक है, सो ये कुछ कंपोनेंट है, लेकिन मेन उसका ये एक टेलीस्कोप है जिसमें आई पीस, ऑब्जेक्टिव पीस, स्लो मोशन स्क्रूज, फोकसिंग स्क्रू और कॉलीमेटर, ये उसके पार्ट्स है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, बाकी ये सर्वे के प्रैक्टिकल हैं, मैं तो अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन अगर जब हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो फिर क्लियरली वो प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा जी।
नाउ इसके साथ जो अनदर मेन का इक्विपमेंट है दैट इज द लेवलिंग स्टाम्प। इसको हमने प्रैक्टिकली डिस्कस भी किया था फर्स्ट लेक्चर में कि इसमें ये जो रीडिंग्स होते हैं एक साइड पे ये एपीएस सिस्टम के होते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये एसआई सिस्टम के होते हैं। मीन एक साइड पे सेंटीमीटर पे आप रीडिंग ले सकते हैं और दूसरी साइड पे आप इंचेस में और फीट में यूनिट फीट होता है, ठीक है। सो इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 फीट। मीन फीट का 100th पार्ट आप मेजर कर सकते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट है ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सो इसको जनरली स्टॉप कहते हैं या इसको लेवलिंग स्टॉप कहते हैं, ठीक है। सो स्टॉप्स आर यूज्ड फॉर लेवलिंग वर्क आर सेक्शनल और असेंबल्ड। सी इसमें वो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना, जस्ट फॉर केयरिंग पर्पसेस। अगर ये सेक्शंस ना होते तो फिर उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता, तो केयरिंग में फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसको 1 by 1 आपने ओपन करना होता है, ठीक है। एंड इसकी भी अपनी स्टेप्स हैं, मीन टेक्निकल स्टेप्स है कि किस तरह आप इसको ओपन करेंगे, किस तरह आप उसको पकड़ेंगे, ठीक है। फिर हम ये प्रैक्टिकली करेंगे इसके। मोस्ट मॉडर्न डिजाइन आर मैन्युफैक्चर, ठीक है। मीन ये एल्यूमिनियम एलाई से बने होते हैं। ये जो है अगर आप इसको सपोज रेन में ऑपरेट करते हैं तो ये क्या है उसकी अगर सपोज ये आयरन के हो तो फिर कोरोजन उसकी काज हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली ये एल्यूमिनियम एलाई से बने होते हैं। मोस्टली इसकी जो लेंथ्स होते हैं 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर के होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो है ये 13 फीट के होते हैं, 16 फीट के होते हैं। और इसकी जो ग्रेजुएशंस होती हैं ये कलर्स होते हैं ना, रेड एंड ब्लैक, ठीक है, जस्ट फॉर विजिबिलिटी पर्पसेस। ये जो फीट वाला है ना, इसमें जब फीट पूरा होता है तो वो रेड से रिप्रेजेंट होता है। बाकी जो ये कैपिटल है ये 0.1 फीट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज 0.01 वो जो है वो फिर डिवीजन है इन बिटवीन दी टू नंबर्स, ठीक है। तो ये लेवलिंग स्टॉप है। नाउ कुछ टर्म्स है जो लेवलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मे भी आप लोग इसको थ्योरी में भी आप लोगों ने या पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। एक होता है लेवल सरफेस, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस टर्म। लेवल सरफेस क्या है? अ सरफेस विच इज पैरेलल टू द मीन स्पेराइडल सरफेस। सपोज ये अर्थ है ना, ग्लोब है, तो इस ग्लोब को जो सरफेस पैरेलल हो उसको लेवल सरफेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टिल लेक है, ठीक है, स्टिल वाटर है ना, सपोज एक लार्ज लेक है, तो उसका सरफेस क्या होगा? मीन अगर हम उसको जूम कर लें, ठीक है, तो उसका सरफेस क्या होगा? देट विल बी पैरेलल टू देट कर्वेचर और स्पेराइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, देट इज कॉल्ड द लेवल सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप समझे। अगेन ये अर्थ है ना, तो वी नो दैट कि अर्थ जो है ग्लोब शेप में है ना, एक बाल शेप में है। तो जो सरफेस अर्थ की कर्वेचर को या अर्थ की स्पेराइडल सरफेस को पैरेलल हो उसको लेवल सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब देखें अगेन, सी अगर ये ग्लोब है तो इसको अगर ये सरफेस पैरेलल है तो ये लेवल सरफेस होगा, ठीक है। अ लेवल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस। मीन नॉर्मली जब हम देखते हैं वो तो कर्व नहीं होता। सी अगर आप लोग कोई सपोज अगर कराची आप चले जाए और अरेबियन सी को आप देखते हैं तो उसका दूसरा एंड नजर नहीं आ रहा। वजह क्या होता है कि उसका सरफेस जो होता है वो कर्वेचर में होता है, पैरेलल टू दी स्पेराइडल सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। तो सपोज अगर आप यहां पे खड़े हैं
तो आपको ये नजर आएगा, यहां तक नजर आएगा, लेकिन ये पोर्शन आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो लेवल सरफेस जो होता है ये कर्व्ड सरफेस होता है, एंड एवरी पॉइंट ऑन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड सी, अगर ये सरफेस पैरेलल टू द स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो फिर इस सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होगा ना सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास एक है वर्टिकल लाइन, दैट इज अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सपोज अगर यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर लेना, और इंस्ट्रूमेंट के साथ सपोज अगर आप प्लम्बाब अटैच कर लें, तो प्लम्बाब इस तरह होगा, एंड दैट विल बी पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ सरफेस है, इस अर्थ की ऊपर आप एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, इंस्ट्रूमेंट के साथ आप प्लम्बाब अटैच कर लें, तो प्लम्बाब का डायरेक्शन कहां पे होगा? प्लम्बाब डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस लाइन को which is expressed by that plumbob line, that is called the vertical line। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होगा ना, आप जस्ट इमेजिन कर ले कि अगर आप यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर ले, उसका प्लम्बाब होगा, तो प्लम्बाब का ये जो डायरेक्शन है that is toward the center of the earth, that is called the vertical line। क्लियर? दोनों टर्म क्लियर हो गए? यस सर, क्लियर। यस सर। अच्छा, नाउ एक है लेवल लाइन। इट इज अ लाइन lying on a level surface. It is normal to the plumbob line at all the point। अब देखिए, सपोज अगर जिस तरह हमने डिस्कस की, ये अर्थ सरफेस है, ये लेवल सरफेस है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लेवल सरफेस। अच्छा, अगर इस एक लाइन इस सरफेस पे हो, तो उसको लेवल लाइन कहेंगे। ठीक है, लेवल सरफेस है ना, पूरा सरफेस है, उस सरफेस पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो सपोज अगर एक लाइन आप ड्रॉ कर ले, वो लेवल लाइन होगा। ठीक है, और प्लम्बाब क्या होता है? प्लम्बाब का लाइन क्या है? वो वर्टिकल लाइन है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो लेवल लाइन विल बी नॉर्मल टू द वर्टिकल लाइन, बिकॉज प्लम्बाब इज डायरेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और लेवल लाइन जो है वो लेवल सरफेस पे है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फिर एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगेन देखें, ये अर्थ सरफेस है, ये लेवल सरफेस है। अब इस लेवल सरफेस के ऊपर अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, प्रॉपरली लेवल कर लें, तो उसका ये इस तरह डायरेक्शन होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा उसका। सो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और अ नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट लाइन जब कंबाइन हो जाए ना, सपोज अगर ये एक लाइन है, इस तरह एक और लाइन है, एक और लाइन है, एक और लाइन है, तो आपके पास क्या बन जाते हैं? प्लेन बन जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज अ प्लेन विच इज टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस। ठीक है, सपोज ये लेवल सरफेस है ना, और ये जो लाइन मैंने ड्रा किया हुआ, सपोज अगर ये लाइन यहां पे आप ड्रा कर ले एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेवल सरफेस, तो ये लेवल सरफेस को क्या होगा? टेंजेंट होगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और इस लाइन का जो प्लेन है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी टेंजेंट टू द level surface and perpendicular to the plumb line। ये perpendicular to the vertical line, because ये horizontal line है ना, और vertical line क्या है? Toward the center of the earth। So horizontal plane will be perpendicular to the vertical line, और horizontal plane में अगर आपके पास एक लाइन है, उसको horizontal line कहते हैं, और वो जो है वो tangential होगा level surface को। ओके, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मीन एनी लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेवल लाइन जो है
वो लेवल सरफेस पे होगा, वो कर्वेचर में होगा, वो स्पिराइडल सरफेस को पैरेलल होगा, अर्थ की कर्वेचर को पैरेलल होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा एंड टेंजेंशियल टू दी लेवल लाइन। ठीक है, अगेन मैं रिवाइज कर लूं, सपोज ये अर्थ है, कोई भी सरफेस पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, फॉर एग्जांपल एक लेक है, वो लेवल सरफेस होगा। इस लेवल सरफेस पे अगर आप एक लाइन ले लें उसको लेवल लाइन कहते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें और उसका जो प्लम्बाब होगा दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। जब आप यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो इसका जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये इस कर्वेचर सरफेस को क्या है, टेंजेंशियल है। तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसकी प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। क्लियर हो गए ये 4-5 टर्म? यस सर। अच्छा, सर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये बाकी आसान है, वो बाकी थोड़े मुश्किल थे। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज अ लाइन ऑफ जॉइनिंग, जिस तरह हमने डिस्कस की कि ऑटो लेवल के में दो पीसीज होते हैं ना, या दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है। तो द सेंटर ऑफ या द लाइन which is joining the center of eyepiece to the center of objective piece, इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। रिमेंबर, the line from the center of eyepiece to the center of objective piece, इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। एक हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, that is the line which is joining the eyepiece to the objective piece and its continuation, इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं या इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, सी अगर ये टेलीस्कोप है, ठीक है, तो ये सपोज उसका आई लेंस है, ये उसका ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ आई लेंस टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगा। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है, यहां पे एक प्रिज्म लगा होता है, या अगर आप लोगों ने देखी भी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने, मुझे याद है, वो जो क्रॉस हेयर नजर आ रहा था आप लोगों को, उसको यहाँ पे उसको ये डायफ्राम होता है। तो उससे सेंटर ऑफ आई पीस, सॉरी सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस एंड इट्स कंटिन्यूएशन, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो ना, जितना आपको विजिबल है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कॉलिमेशन या दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ओके, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। अच्छा, एक है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब और बबल ट्यूब। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, जो सी अगर वो टेलीस्कोप में जो बबल है ना, टेलीस्कोप में जो बबल है उसका जो एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, अगर वो सर्कुलर है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक ईन के सेंटर से दूसरी ईन के सेंटर तक ये क्या होगा, दैट विल बी द बबल, सॉरी एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। अच्छा, एक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज द एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज अगर आप एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, प्रॉपरली इसको लेवल कर लें, तो इसका एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगा जो स्ट्रेट होगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो इस लाइन का जो एलिवेशन है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रिमेंबर, कुछ स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल काम करते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, और ऑटो लेवल में ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। टेडोलाइट में इसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना, कि जहां पे आप
इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो ग्राउंड से इंस्ट्रूमेंट की टेलीस्कोप के सेंटर तक, इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन थियोडोलाइट में, ऑटो लेवल में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? दैट इज द एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, तो इसका एलिवेशन आपके पास किस तरह आएगा? रिमेंबर, आप इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें और सपोज अगर इस तरह एक पॉइंट है जिसका एलिवेशन मालूम है, जिसका एलिवेशन नोन है, तो वहां पे आप लेवलिंग स्टॉप को पकड़ें और यहां से आप रीडिंग ले लें। तो सपोज ये रीडिंग उस पॉइंट की एलिवेशन के साथ ऐड कर लें, सो यू विल गेट द elevation of this line. So that will be considered as a height of instrument. That will be considered as a elevation of the line of collimation or plane of collimation. Okay. See, यहाँ पे लिखा हुआ है that it does not mean that the height of the telescope from the ground, that is not the height of instrument in term of auto level. Okay. अच्छा, फिर एक और टर्म है दैट इज द बैक साइड। सी, सबसे पहले जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो आपने क्या करना होता है? आपने लाइन ऑफ कॉलिमेशन की एलिवेशन फाइंड करनी होती है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन की एलिवेशन आप किस तरह फाइंड करेंगे? आप इस तरह एक पॉइंट पे रीडिंग लेंगे जिसका एलिवेशन मालूम हो। ठीक है, सी, जब आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे ना, तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन हमारे पास आ जाए। लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन हमारे पास आ जाए। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन किस तरह आएगा? जब आपके पास एक बेंचमार्क गिवन हो, एक नोन पॉइंट गिवन हो जिसका एलिवेशन गिवन हो। सपोज अगर ये पॉइंट है ना, इसका एलिवेशन 1000 फीट है, तो फिर यहां पे आप लेवलिंग स्टॉप को पकड़े और यहां से रीडिंग ले लें। तो वो रीडिंग जो है सपोज 2 फीट आ रहा है, इसके साथ ऐड कर लें, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? 1000 इन 2 फीट। तो ये फर्स्ट रीडिंग हमने कहां पी ली? हमने नॉन एलिवेशन पॉइंट पे ली। मीन हमने इस पॉइंट पे रीडिंग ली जिसका एलिवेशन हमें मालूम है। तो इस रीडिंग को क्या कहते हैं? इसको बैक साइड रीडिंग कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन एलिवेशन, यूज्ड इन लेवलिंग। ठीक है, बैक साइड इज दैट रीडिंग व्हिच इज टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ठीक है, इट इज द स्टॉप रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ठीक है, जब जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि बेंचमार्क क्या होता है, उसका एलिवेशन हमारे पास मालूम होता है ना। तो जब आप सर्वे या लेवलिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग आपने बेंचमार्क से लेना होता है। सो दैट विल बी द बैक साइड रीडिंग। अच्छा, अब सपोज एक है, मैं आप लोगों को समझाऊं कि सपोज अगर ये पॉइंट है जिसका एलिवेशन हमने मालूम करना है। सपोज ये पॉइंट है जिसका एलिवेशन हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लेंगे। सबसे पहले वी विल टेक रीडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उस रीडिंग को हम इस पॉइंट की एलिवेशन के साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? एलिवेशन ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फिर ये पॉइंट जो है, इस पे आप स्टॉप रॉड को पकड़ें और यहां पे रीडिंग ले लें, और ये रीडिंग लाइन ऑफ कॉलिमेशन से सब्ट्रैक्ट कर लें। सो यू विल गेट द एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट। नाउ सी, ये फर्स्ट रीडिंग हमने कहां पी ली? दैट इज टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, तो ये बैक साइड होगा। और ये रीडिंग हमने कौन से पॉइंट पी ली? दैट इज टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ unknown elevation, so that is called foresight. Clear हो गया डिफरेंस बैक साइड एंड फोरसाइट? यस सर। अच्छा,
बैक साइड एंड फोर साइड। एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट साइड। अगेन यहां पे देखे, सपोज हमने ये इंस्ट्रूमेंट सेट कर दी और हमें ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट की एलिवेशन हमें चाहिए, ये अननोन है। सपोज इस पॉइंट का एलिवेशन मालूम है, ये हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल 32 फीट इसका रिड्यूस लेवल है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग हम कहां पे लेंगे? फर्स्ट रीडिंग मस्ट बी टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास? बैक साइड होगा। अब ये जो रीडिंग आपके पास आएगा ना, सपोज अगर 3 फीट आ गया, 32 के साथ हम 8 कर लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 35 फीट। दैट विल बी द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट विल बी द एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, दैट विल बी द एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इन दो पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करना है। अब ये दोनों पॉइंट इस सेटअप से विजिबल है। दोनों पॉइंट इंस्ट्रूमेंट से क्या है? विजिबल है। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे रीडिंग लेंगे, ठीक है। सपोज यहां पे एक थर्ड पॉइंट भी है। तो सी, ये 35 तक तो क्लियर हो गया ना कि सपोज हमने इन 3 पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करना है। इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लें, पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन पे रीडिंग ले लें, वो बैक साइड रीडिंग होगा। ये रीडिंग उसकी एलिवेशन के साथ ऐड कर लें, आपके पास एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है? ये 1, 2 और 3 पॉइंट का हमने एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस जगह से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 विजिबल है, लेकिन पॉइंट 3 विजिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप स्टॉप ओपन करेंगे तो वो यहां से नजर नहीं आएगा। 1 और 2 विजिबल है एंड पॉइंट 3 इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट 1 पे रीडिंग ले लें, फिर पॉइंट 2 पे हम रीडिंग लेंगे ना इसी जगह से। तो सी, पॉइंट 1 पे आपने जो रीडिंग ले ली, उसके बाद आपने दूसरी पॉइंट पे भी रीडिंग लेना है। मीन इंस्ट्रूमेंट को आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो रीडिंग आएगा इसको इंटरसाइट कहेंगे। और सी, फिर हमने इस पॉइंट पे रीडिंग ले ली, तो ये फोर साइट होगा। बिकॉज पॉइंट 3 अब विजिबल नहीं है, अब हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होगा किसी दूसरी पॉइंट पे। तो ये इंटरसाइट और फोर साइट, ये दोनों रीडिंग हमने जो ली है, दीज आर ऑन द पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन। लेकिन इस रीडिंग के बाद हम दूसरा रीडिंग भी ले सकते हैं, तो इसको इंटरसाइट कहते हैं। अब इस रीडिंग के बाद हम तीसरा रीडिंग नहीं ले सकते, तो ये जो आखिरी रीडिंग है इसको फोर साइट कहेंगे। अब सपोज ये जो इंटरसाइट रीडिंग आपने ले ली, सपोज ये 1.5 आ गया, तो ये पॉइंट 1 का एलिवेशन क्या होगा? दैट विल बी 33.5। 1.5 जो है 35 से सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अब सपोज ये फोर साइट रीडिंग का आपने जो रीडिंग ले ली, सपोज ये 2.5 आ रहा है। अगेन ये रीडिंग हमने कहां से ली है? फ्रॉम द सेम सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये 2.5 भी 35 से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो पॉइंट 2 का एलिवेशन क्या होगा? 22.5 फीट होगा। नाउ पॉइंट 2 का एलिवेशन हमारे पास आ गया ना। अब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लें नेक्स्ट पॉइंट पे। 32.5 नहीं होगा? हाँ 32, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लें नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जब आप इंस्ट्रूमेंट दोबारा सेट करेंगे तो आपने दोबारा प्लेन ऑफ कोलिमेशन का एलिवेशन फाइंड करना होगा। तो आपने फोर साइट रीडिंग जो ली थी जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आपने दोबारा रीडिंग लेना होगा। दैट विल बी बैक साइड रीडिंग। फिर इस पॉइंट पे आप रीडिंग ले लें, दैट विल बी फोर साइड रीडिंग।
ठीक है। सो बैक साइड रीडिंग मस्ट बी टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, इंटरसाइड एंड फोर साइड रीडिंग विल बी टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन, ठीक है। और जब आप सपोज ये फोर साइड रीडिंग हमने ले ली, अब हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है, तो इस पॉइंट के बाद, इस रीडिंग के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दी, तो इस पॉइंट को चेंज पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। एंड रिमेंबर, ये जो टर्निंग पॉइंट है, इस पे आपने दो रीडिंग लेने होंगे। एक रीडिंग फोर साइड लेना होगा इस पोजीशन से, तो आपके पास इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। और जब आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे ना, तो इस पॉइंट पे दोबारा आपने बैक साइड रीडिंग लेना है कि आपके पास प्लेन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन आ जाए। तो इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कहते हैं या इस पॉइंट को चेंज पॉइंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? स्टेशन इज अ पॉइंट whose elevation is to be determined is called station। मीन किसी भी पॉइंट की आप जो एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो सर्वे की लैंग्वेज में उसको स्टेशन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट 1 जो है, पॉइंट 2 जो है, पॉइंट 3 जो है, ये स्टेशन है, ठीक है। जहां पे आप स्टॉप पकड़ेंगे ना, या जिस पॉइंट का आपको एलिवेशन फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, या आपको उसका एलिवेशन चाहिए, तो उस पॉइंट को सर्वे में क्या कहते हैं? स्टेशन कहते हैं। अच्छा, एक और टर्म है पैरालॉक्स। दैट इज द अपेरेंट मोमेंट ऑफ द इमेज। सी, स्टार्ट में हमने डिस्कस की ना कि ऑटो लेवल में क्या होता है या टेलीस्कोप में क्या है, उसमें एक्चुअली लेंसेज लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं? वो स्टॉप की, लेवलिंग स्टॉप की इमेज आपको दिखाते हैं। तो अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपरली लेवल और फोकस नहीं है, तो फिर आपको रियल इरेक्ट इमेज नजर नहीं आएगा, उसका मोमेंट होगा। फिर जब आप इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सपोज लेवल नहीं है और फोकस नहीं है ना, और आप टेलीस्कोप से देखते हैं, तो जो स्टॉप रॉड होगा वो आपको इस तरह नजर आएगा कि सपोज वो मोमेंट कर रहा है। वो तो वहां पे एग्जैक्टली फिक्स होगा, स्ट्रेट होगा, लेकिन जब आप टेडोलाइट से देखेंगे ना, तो ये जो स्टॉप है ये आपको इस तरह अप एंड डाउन मोमेंट करता नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और इस एरर को पैरालॉक्स एरर कहते हैं। और ये एरर किस तरह रिमूव होता है? ये आपने प्रॉपरली उसकी फोकसिंग करनी है, प्रॉपरली लेवलिंग और फोकसिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, बेंचमार्क, as we have discussed that it is a reference point, it is a standard point of non elevation। सपोज अगर पिशावर में आप सर्वे करते हैं ना, किसी पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करते हैं, तो आप तो इस तरह नहीं करते कि आप कराची चले जाए और वहां से स्टार्ट ले लें। समझ आ रहे हैं ना? एलिवेशन क्या कहां से लेते हैं? मीन सी लेवल से लेते हैं ना। तो इस तरह तो नहीं है कि आप कराची के मीन सी लेवल से स्टार्ट लेके यहाँ पे रीडिंग ले लें, फिर यहाँ पे रीडिंग ले लें, फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके यहाँ पे रीडिंग ले लें, यहाँ पे रीडिंग ले लें, यहाँ, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो जो नेशनल लेवल पे सर्वे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो हर एक मेजर सिटीज में इस तरह एक पॉइंट है, पॉइंट का एलिवेशन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने फाइंड किया होता है फ्रॉम मीन सी लेवल। डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो फिर जब आप उस सिटी में सपोज अगर काम करेंगे, तो आपने उस पॉइंट से स्टार्ट करना होगा जिसका एलिवेशन आपके पास नोन हो। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? बेंचमार्क, ठीक है। हमारे जो पिशावर में है, अगर आप लोगों ने देखा हुआ है या नहीं तो फिर आप देख लें, वीसी ऑफिस के पीछे जो लॉन है ना, वहां पे एग्जैक्टली इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसकी ऊपर प्रॉपरली लिखा हुआ है उसका एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो आप सपोज अगर आप अपने डिपार्टमेंट में सर्वे कर रहे हैं, तो आपने वहां से स्टार्ट लेना होगा, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि बेंचमार्क जो है दैट इज अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। तो
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. वन इज कॉल्ड द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे, इसको GTS बेंचमार्क कहते हैं. सी दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया. मीन ये हम इंडियन बुक फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए ये सर्वे ऑफ इंडिया है. लेकिन हमारी जो GTS बेंचमार्क हैं, these will be established by the survey department of Pakistan. मोस्टली वो हर 100 किलोमीटर के बाद एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं, उसका एलिवेशन लिख देते हैं, तो उसको GTS बेंचमार्क कहते हैं. 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर डिस्टेंसेस पे. ठीक है. एंड दैट इज द जॉब ऑफ द सर्वे डिपार्टमेंट. ठीक है. और ये इंडिया वाली जो लेते हैं, दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम दैट अरबियन सी. ये कराची में मीन सी लेवल जो है ना, वो भी अपनी कंट्री की जो एलिवेशन है उसी मीन सी लेवल से लेते हैं. एंड वी पाकिस्तानीज आर आल्सो टेकिंग द एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल एट कराची. वो 0 कंसिडर होता है और उससे फिर आगे जो डिफरेंट 100 किलोमीटर पे GTS के बेंचमार्क्स होते हैं. ठीक है. अब देखिए, ये तो GTS का बेंचमार्क हो गया ना. ये कितने डिस्टेंस पे होते हैं? 100 किलोमीटर पे. 100 किलोमीटर भी लॉट ऑफ डिस्टेंस है. सपोज अगर आप फॉर एग्जांपल मलाकंड में सर्वे कर रहे हैं तो आप पिशावर से तो फिर स्टार्ट नहीं ले सकते ना. तो फिर इन बिटवीन दीज 100 किलोमीटर्स कुछ पॉइंट्स एस्टेब्लिश्ड होते हैं बिटवीन द GTS बेंचमार्क्स. ठीक है. और ये फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की या डिफरेंट एजेंसीज का जॉब होता है और ये सेवरल किलोमीटर्स पे होते हैं. तो ये अक्सर ब्रिजेस के ऊपर या कलवर्ट के ऊपर या रेलवे स्टेशंस के ऊपर वो फिर मार्क कर देते हैं. एंड दैट इज द परमानेंट बेंचमार्क्स. ठीक है. जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना, ये परमानेंट बेंचमार्क है, ये GTS बेंचमार्क नहीं है. ठीक है. फिर एक आर्बिट्ररी बेंचमार्क होता है. अब सपोज अगर वैसे आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक रेफरेंस पॉइंट वैसे एज्यूम करते हैं कि सपोज इस पॉइंट का एलिवेशन 50 फीट हो गया. यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लें, यहां पे रीडिंग ले लें. सपोज 4 आ गया, तो इसका लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन का एलिवेशन 54 होगा. फिर यहां पे रीडिंग ले लें. सपोज ये 3 आ रहा है, तो इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा? 53 होगा. फिर इंस्ट्रूमेंट यहां पे शिफ्ट कर लें, इसकी रीडिंग ले लें. सपोज ये 1 आ रहा है, तो अब इसका एलिवेशन सपोज सॉरी ये 51 होगा, तो अब ये 52 हो जाएगा. अब यहां पे रीडिंग ले लें. सपोज इसका 4 आ रहा है, तो इस पॉइंट का एलिवेशन क्या हो गया? 48 हो गया. तो अब इन दोनों के दरमियान वर्टिकल डिफरेंस कितना है? 3 फीट है. सो फॉर दैट, just to find out the reduced level between 2 points, we have assumed a point of elevation 50. We have assumed a point. ठीक है. So then it is called the arbitrary benchmark. Okay, ये assume करते हैं. ठीक है. और एक बिल्कुल टेम्पररी होता है. सपोज आप वैसे चेकिंग करते हैं. So at the start of the day, suppose आप एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, उससे विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट आप रीडिंग लेते हैं. ठीक है. फिर आखिर में आप टेम्पररी बेंचमार्क से इस बेंचमार्क का एलिवेशन फाइंड करते हैं, तो इसको TBM कहते हैं, टेम्पररी बेंचमार्क. लेकिन बेंचमार्क इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन. तो जब आप सर्वे या लेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रीडिंग आपने बेंचमार्क पे लेना होगा ना, नॉन एलिवेशन पॉइंट पे लेना होगा. So the first reading which you are taking on a benchmark, that will be considered as a backside reading.